Hello friends, welcome to all of you in our channel खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अकाउंटिंग अप्रोच लेखांकन पद्धतियां लिखा हुआ है। तो आज हम अकाउंट की दो अप्रोच आपको बताने वाले हैं, जिन दो अप्रोच को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसके साथ साथ आज की वीडियो में हम डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और डेबिट बाउचर और क्रेडिट बाउचर के बारे में बतलाने वाले हैं। इसके साथ साथ मॉडर्न अप्रोच क्या है और ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है और ट्रेडिशनल अप्रोच में कितने अकाउंट खोले जाते हैं और मॉडर्न अप्रोच में कितने अकाउंट खोले जाते हैं, ये पूरा डिस्कशन आज के इस वीडियो में होने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप इसको अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अकाउंटिंग अप्रोच समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग अप्रोच दो तरह की होती है। तो अकाउंटिंग अप्रोच दो तरह की कौन कौन सी है? पहली अप्रोच का नाम ट्रेडिशनल अप्रोच है या ट्रेडिशनल मेथड है, जिसको हम इंग्लिश मेथड ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। तो इंग्लिश मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड होती है, जिसको हम परंपरागत पद्धति भी कहते हैं या अंग्रेजी पद्धति भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है, तो इंग्लिश मेथड ऑफ अकाउंटिंग आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच है या ट्रेडिशनल मेथड है, और इसी को हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। अब इसके बाद जो मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग की नई या आधुनिक अप्रोच, जिसको हम आधुनिक लेखा पद्धति कहते हैं, तो वो आपकी अमेरिकन लेखा पद्धति है। इस अमेरिकन लेखा पद्धति को इक्वलाइजेशन मेथड ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। जैसा कि इसको लेखांकन हिंदी में भी हम समझ लेते हैं कि इसको आधुनिक या अमेरिकन या लेखांकन समीकरण पद्धति कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम मॉडर्न अप्रोच है या इसको हम अमेरिकन अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग कह सकते हैं, और इसको हम इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी इस आधुनिक पद्धति का नाम है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अकाउंटिंग की वर्ल्ड में दो अप्रोच फेमस हैं, जिसको हम पहले डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो वो आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच हो गई, जो कि डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित है और जिसमें अकाउंट को तीन तरीके से बांटा गया है: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। लेकिन मॉडर्न अप्रोच, जिसको हम अमेरिकन अप्रोच कहते हैं, इसमें अकाउंट को 5 भागों में बांटा गया है। 5 यहाँ अकाउंट होते हैं, 5 प्रकार के भागों में बांटा गया है, जिसको अभी हमने वीडियो में आगे मेंशन किया हुआ है कि वो 5 अकाउंट क्या होंगे। हम आगे इसका ब्यौरा आपको देने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और ट्रेडिशनल अप्रोच को हम इंग्लिश मेथड ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, जबकि मॉडर्न अप्रोच को हम अमेरिकन मेथड या फिर इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड भी कहते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। अब इसके बाद हम आगे समझ लेते हैं कि आगे और इस वीडियो में आपके लिए क्या है। तो देखें, आपको स्क्रीन पर दिया गया है अकाउंटिंग बाउचर दिए गए हैं। अकाउंटिंग बाउचर क्या होते हैं? तो किसी भी ट्रांजैक्शन के सपोर्ट के लिए अकाउंटिंग बाउचर बनाए जाते हैं। और अकाउंटिंग बाउचर कौन तैयार करता है? अकाउंटिंग बाउचर अकाउंटेंट के द्वारा यानी लेखापाल के द्वारा तैयार किए जाते हैं। अब अकाउंटिंग बाउचर जिनको हम तैयार करते हैं, क्योंकि हमें रिकॉर्ड करना है, तो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग के लिए हमें कोई एविडेंस चाहिए, हमें कोई गवाह चाहिए या हमें कोई सबूत चाहिए। तो ये जो अकाउंटिंग बाउचर होते हैं, ये उसके सबूत होते हैं, ये उसके प्रमाण होते हैं, ये उसके सर्टिफिकेट होते हैं। अब इसमें हम समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग बाउचर में पहला आ जाता है कैश बाउचर। कैश बाउचर दो तरह का होता है, जिसको हम डेबिट बाउचर भी कहते हैं और क्रेडिट बाउचर भी कहते हैं। तो डेबिट बाउचर और क्रेडिट बाउचर क्या होता है? याद रखिए, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट अलग अलग होते हैं और डेबिट बाउचर और क्रेडिट बाउचर भी अलग अलग होते हैं। दोनों में आप फ़र्क समझ लें, क्योंकि दोनों के बारे में आज हम आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। कैश बाउचर कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है। अगर हम कभी कैश रिसिप्ट करते हैं यानी कैश रिसीव करते हैं और कैश यदि हम पेमेंट करते हैं, तो कैश बाउचर जो है वो बनाया जाता है। और ये किसके द्वारा बनाया जाता है? ये बनाया जाता है अकाउंटेंट के द्वारा। और ये कब बनाया जाता है? जब कोई भी लेन देन 5,000 रुपये या उससे अधिक हो,
5,000 रुपये से अधिक होने पर ये कैश वाउचर बनाया जाता है, तो इसको आप याद रखिए। और 5,000 रुपये से अधिक होने पर बनाए तो ये कम रकम में भी जाता है, लेकिन 5,000 रुपये से अधिक होने पर इसमें रसीद टिकट लगाई जाती है, मतलब इसमें रेवेन्यू स्टाम्प लगा दिया जाता है। तो याद रखिए, आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसी भी वाउचर में, कैश वाउचर में रेवेन्यू स्टाम्प कब लगाया जाता है। तो रेवेन्यू स्टाम्प तभी लगाया जाएगा जब आपका वाउचर 5,000 रुपये से ज़्यादा का हो। तो 5,000 रुपये से ज़्यादा अमाउंट होने पर रेवेन्यू स्टाम्प इस पर लगाया जाता है। अब कैश वाउचर दो तरह का होता है, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। तो डेबिट वाउचर कब जारी किया जाता है वो हम देख लेते हैं। तो डेबिट वाउचर आपका तब जारी किया जाता है जब हम कुछ कैश में पेमेंट करते हैं, जब हम कुछ खरीदते हैं, जब हम कोई एक्सपेंस का पेमेंट करते हैं, क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं या पैसे बैंक में जमा करते हैं। कुल मिलाकर जब भी हमारी आउटगोइंग ऑफ कैश होगी, उस कंडीशन में कौन सा वाउचर बनाया जाएगा। तो आउटगोइंग ऑफ कैश होने पर डेबिट वाउचर बनाया जाता है। तो डेबिट वाउचर का रिलेशन आउटगोइंग ऑफ कैश से है, मतलब पैसे के जाने से है। चाहे हम कुछ नगद खरीदें, कोई व्ययों का भुगतान करें या क्रेडिटर को पेमेंट करें या बैंक में पैसा जमा करें, इन सारे ट्रांजैक्शंस में आउटगोइंग ऑफ कैश हो रहा है। तो जब आउटगोइंग ऑफ कैश होता है तो डेबिट वाउचर तैयार किया जाता है। अब क्रेडिट वाउचर कब तैयार किया जाता है। तो क्रेडिट वाउचर इनकमिंग ऑफ कैश में तैयार किया जाता है। तो क्रेडिट वाउचर के लिए आप याद रखें कि जब भी इनकमिंग ऑफ कैश होगा, मतलब या तो हमें कैश रिसिप्ट होगा, हमने कैश सेल किया है तब भी कैश रिसिप्ट होगा, कस्टमर से कैश हमको मिला यानी रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर तब भी कैश हमको रिसीव्ड होगा, और बैंक से रकम निकालेंगे, विड्रॉ करेंगे अमाउंट फ्रॉम बैंक तो भी हमको इनकमिंग ऑफ कैश होगा। और जब इनकमिंग ऑफ कैश होता है तब आपका क्रेडिट वाउचर अकाउंटेंट के द्वारा बनाया जाएगा। तो ये डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर दोनों अकाउंटिंग वाउचर होते हैं और किसके द्वारा बनाए जाते हैं, अकाउंटेंट द्वारा बनाए जाते हैं, और इसको हम सेकेंडरी वाउचर कहते हैं। तो याद रखिए, कैश वाउचर आपका सेकेंडरी वाउचर होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्राइमरी वाउचर क्या होते हैं। तो याद रखिए, जो इनवॉइस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इनवॉइस को हम बीजक कहते हैं, या कैश मेमो होता है। ये कैश मेमो हो या आपका इनवॉइस हो या डेबिट नोट हो, क्रेडिट नोट हो, ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपके प्राइमरी होते हैं। जबकि सेकेंडरी में कैश वाउचर आता है, और कैश वाउचर दो तरह का होता है, एक होता है डेबिट वाउचर और एक होता है क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर तब जारी किया जाता है जब आउटगोइंग ऑफ कैश हो, तब बनाया जाता है जब आउटगोइंग ऑफ कैश हो, और जब आपका क्रेडिट वाउचर तब बनाया जाता है जब इनकमिंग ऑफ कैश हो, मतलब पैसा अगर जा रहा है तो हम डेबिट आपका वाउचर बनाएंगे, डेबिट वाउचर तैयार किया जाएगा। और क्रेडिट वाउचर कब तैयार किया जाएगा, जब इनकमिंग ऑफ कैश होगा, मतलब कैश आ रहा होगा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि कैश वाउचर जो होता है वो सेकेंडरी होता है, रोकड़ प्रमाणक जो होता है कैश वाउचर, ये क्या होता है, सेकेंडरी। और प्राइमरी क्या होता है, अभी हमने आपसे डिस्कस किया, कैश मेमो, इनवॉइस यानी कि जो बिल होता है, जो कि हम दुकानदार से लेकर आते हैं, तो बिल हो गया, कैश में मेमो हो गया, डेबिट नोट हो गए और क्रेडिट नोट हो गए, ये सब आपके क्या होते हैं, प्राइमरी वाउचर होते हैं। जबकि अभी हमने आपको कैश वाउचर समझाया, ये आपका सेकेंडरी होता है। किसके द्वारा ये तैयार होता है, तो ये अकाउंटेंट के द्वारा तैयार किया जाता है। और इसके दो प्रकार होते हैं, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। जब हम कैश पेमेंट करते हैं, किसी भी तरह से आउटगोइंग ऑफ कैश होता है तो आता है डेबिट वाउचर, और इनकमिंग ऑफ कैश होता है यानी कि कैश हमारे पास आता है तो क्रेडिट वाउचर बनाया जाता है। तो आई होप आपको प्राइमरी और सेकेंडरी वाउचर के बारे में समझ में आ गया। ये सब एविडेंस होते हैं, ये सब लेन देन के सबूत होते हैं। इनको हम सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांजैक्शन भी कह सकते हैं, एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन भी कह सकते हैं। तो इन सब को इंग्लिश में वाउचर कहा जाता है, जबकि हिंदी में इसको हम प्रमाणक कहते हैं।
मतलब ये प्रमाण पत्र है, ये किस बात का प्रमाण पत्र है, उस लेन देन का प्रमाण पत्र है, ये सर्टिफाइड कर रहा है, ये सर्टिफिकेशन है किसका, ट्रांजैक्शन का। तो ट्रांजैक्शन के सर्टिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, वाउचर कहते हैं। और ये सपोर्टिंग एविडेंस होता है किसी भी ट्रांजैक्शन का। और आपने देखा होगा कैश बुक में एक कॉलम भी बनता है वाउचर नंबर, उस वाउचर नंबर में इनवॉइस नंबर, कैश मेमो नंबर, रिसिप्ट नंबर, पे इन स्लिप वगैरह का नंबर लिख दिया जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, आपके सर्टिफिकेशन होते हैं। किस बात का सर्टिफिकेशन, ट्रांजैक्शन का सर्टिफिकेशन होता है, मतलब लेन देन के ये सबूत कहलाते हैं। अब आगे देख लेते हैं आपको अगली इन्फॉर्मेशन आज हम क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सब डिवीज़न ऑफ जनरल क्या होता है, फिर उसके बाद हम स्क्रीन पर लिखी हुई चीज़ें आपको बताएंगे। तो याद रखिए सब डिवीज़न ऑफ जनरल क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सब डिवीज़न ऑफ जनरल क्या होता है, तो सब डिवीज़न ऑफ जनरल आप कहेंगे सब्सिडरी बुक्स को कहते हैं। सब्सिडरी बुक्स का मतलब होता है सहायक पुस्तकें, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, सहायक पुस्तकें। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जर्नल का उपविभाजन क्या है, तो जर्नल का उपविभाजन सहायक पुस्तकें कहा जाता है। मतलब जर्नल का सब डिवीज़न जो होता है वो क्या होता है, सब्सिडरी बुक्स होती हैं। अब सब्सिडरी बुक्स दो तरह की होती हैं, जिनमें कैश ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं और नॉन कैश ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं। तो सहायक पुस्तकें जर्नल का उपविभाजन है, और जर्नल के उपविभाजन में नगद लेन देन भी लिखे जाते हैं और उधार लेन देन भी लिखे जाते हैं। तो जर्नल का सब डिवीज़न जो है वो क्या है, सब्सिडरी बुक्स हैं, जिसको हिंदी में हम जर्नल का उपविभाजन कहते हैं। और जर्नल का उपविभाजन सहायक पुस्तकें हैं। अब कैश ट्रांजैक्शन के लिए कैश बुक होती है। तो जितने भी कैश ट्रांजैक्शन होंगे, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, वो कैश बुक में लिखे जाएंगे। और जितने भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन होंगे वो परचेस बुक में आएंगे, सेल्स बुक में आएंगे, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक में आएंगे, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक में आएंगे। और जो इन सब में नहीं आते वो लेन देन कहाँ चले जाते हैं, जनरल प्रॉपर में चले जाते हैं। तो जनरल प्रॉपर में उन लेन देन को लिखा जाता है जिनका संबंध इन मदों से नहीं है। तो कुल मिलाकर सिंपली आप इसको समझ सकते हैं कि कैश ट्रांजैक्शन के लिए कैश बुक बनाई जाती है, जबकि नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए इन बुक्स को बनाया जाता है। अब आपको हम बता देते हैं कि ये जो बुक्स आप यहाँ राइट हैंड साइड देख रहे हैं, ये सब उधार लेन देन का लेखा करने के लिए है, मतलब नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए हैं। तो जितने भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होंगे, उधार लेन देन होंगे, वो इन बुक में लिखे जाएंगे। अगर हमने क्रेडिट परचेस किया है तो परचेस बुक में, क्रेडिट सेल किया है तो सेल बुक में आ जाएगा। अगर हमने परचेस किया था, अब हमको चीज़ पसंद नहीं आ रही, हम लौटा रहे हैं, तो परचेस रिटर्न बुक में। अगर हमने उधार बेचा था और हमारा कस्टमर हमको वापस कर गया तो सेल्स रिटर्न बुक में। जितना भी बिल हमने एक्सेप्ट करे तो बिल्स रिसीवेबल बुक में, जितने भी बिल हमने अगर एक्सेप्ट किए हैं तो बिल्स पेबल बुक में। और जितने बिल पर हमें एक्सेप्टेंस मिला है तो बिल्स रिसीवेबल बुक में। और इसके बाद जो इनके अलावा कुछ मदें होंगी जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होंगी, वो मुख्य जनरल यानी जनरल प्रॉपर में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपने 9 आइटम्स को यहाँ पढ़ा। एक पढ़ा कैश बुक, और उसके बाद बाकी 8 आइटम्स आपने यहाँ पढ़े। तो ये 8 आइटम्स आपके किससे हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शन से हैं। जबकि कैश ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ एक ही बुक बनाई जाती है, जिसको हम कैश बुक कहते हैं। कैश बुक आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक भी होती है, जिसको हम सिंपल कैश बुक कहते हैं। ये डबल कॉलम भी होती है, ये ट्रिपल कॉलम भी होती है, और ये पीटी कैश बुक भी होती है। तो कुल मिलाकर कैश बुक 4 तरह की हो गई, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और आगे आ जाती है क्या, आपकी पीटी कैश बुक। तो ऑल कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बट नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दीज बुक्स। तो इन बुक्स में नॉन कैश ट्रांजैक्शन लिखा जाता है। अब हम आगे देख लेते हैं स्क्रीन पर, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अब इस इम्पॉर्टेंट चीज़ को आप समझ लें कि असेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है।
अगर असेट क्रेडिट होती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है लेकिन लाइबिलिटी यदि डेबिट होती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक एक करके हम डीपली इसको समझ लेंगे। अगर आप आज इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझ गए तो आपका रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना भी आपके लिए आसान हो जाएगा और इसका कोरिलेशन जो है वहाँ तक जाता है। तो इसको आप समझ लें, जब कोई आप असेट खरीदते हैं तो आप एंट्री करते हैं असेट्स अकाउंट डेबिट, और अगर आपने नगद ख़रीदा है तो आप लिखते हैं टू कैश अकाउंट। इससे ये पता चला कि असेट्स हमने जब खरीदी तो उसको डेबिट करते हैं। तो असेट के ख़रीदने से असेट को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। और असेट अगर बढ़ गई है तो भी उसको डेबिट करेंगे। तो याद रखिए, असेट को परचेस करने पर भी डेबिट होता है और असेट में अगर कोई इंक्रीज़ होता है तो भी डेबिट होता है। अब इससे आप समझ लें कि हम एक और एंट्री आपको बताते हैं। तो असेट्स अकाउंट डेबिट हो जाता है और टू हो जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब आप बताइए, ये पहली एंट्री हमने असेट को परचेस करने की और दूसरी एंट्री हमने असेट के रिवैल्यूएशन में इंक्रीज़ की है, मतलब वृद्धि की है। अगर कोई संपत्ति बढ़ जाती है तो भी असेट को डेबिट किया जाता है और संपत्ति अगर हम खरीदते हैं तो भी असेट को क्या किया जाता है, डेबिट। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है कि असेट को डेबिट कब करते हैं, जब उसमें वृद्धि होती है। तो याद रखिए, असेट परचेस होगी तो भी डेबिट होगी और असेट में कोई इंक्रीमेंट होगा, असेट की रिवैल्यूएशन पर उसकी वैल्यू बढ़ गई है तो भी उसको डेबिट किया जाएगा। अब असेट को अगर हम क्रेडिट कर दें तो क्या होगा, तो असेट को क्रेडिट करने पर उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। तो इस एंट्री की अपोजिट एंट्री हो जाएगी क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। इसका मतलब असेट डाउन हो गई है, असेट कम हो गई है। तो असेट का क्रेडिट होना उसका डाउन होना बताता है और असेट का डेबिट होना उसका इंक्रीज़ होना बताता है। अब असेट का जस्ट अपोजिट होता है लाइबिलिटी। तो असेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब लाइबिलिटी जब जनरेट होती है तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने कोई उधार लिया, उधार लेने से लाइबिलिटी जनरेट होगी तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। ये इसकी ओरिजिनल एंट्री हो गई। अगर हमने किसी से उधार लिया है तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। अब हमने आपको बताया कि ये कब इसमें इंक्रीज़ होगा, तो देखिए ये जब क्रेडिट होगी तो फिर इसमें इंक्रीज़ हो जाएगा। मान लो रिवैल्यूएशन में किसी लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू हो जाएगा लाइबिलिटी अकाउंट। तो लाइबिलिटी के क्रेडिट होने से भी लाइबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसा कि आपको लिखा है कि इंक्रीज़ होगा तो लाइबिलिटी क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो लाइबिलिटी जनरेट जब होती है तब भी क्रेडिट होती है और लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तब भी क्रेडिट होती है। जैसा आपको बताया था कि असेट परचेस कर रहे हैं तो भी डेबिट और असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो भी डेबिट। लाइबिलिटी इसका अपोजिट है। तो लाइबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता, क्रेडिट। तो लाइबिलिटी जब हम जनरेट होगी तब भी क्रेडिट होगी। हमने किसी से लोन लिया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट हो जाएगा, मतलब लाइबिलिटी अकाउंट हो जाएगा। और लाइबिलिटी क्रेडिट होगी जब जनरेट होगी और लाइबिलिटी बढ़ेगी तो भी क्या होगी, क्रेडिट होगी। लेकिन लाइबिलिटी डेबिट कब होती है, तो लाइबिलिटी डेबिट तब होती है जब क्या होता है, पर्टिकुलर कोई लाइबिलिटी कम हो जाती है तो उसको क्या कर दिया जाता है, डेबिट। तो वहाँ एंट्री क्या होगी, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आपको ये आई होप ये समझ में आ गया होगा कि असेट में इंक्रीज़ किसे कहते हैं और असेट में डिक्रीज़ किसे कहते हैं। असेट के इंक्रीज़ होने पर कौन सा अकाउंट डेबिट होता है और असेट के डिक्रीज़ होने पर कौन सा अकाउंट डेबिट क्रेडिट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको असेट और लाइबिलिटी के बारे में इस एग्जांपल से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि आगे आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि डिवीज़न ऑफ गुड्स अकाउंट, मतलब माल खाते का विभाजन। तो माल खाते का विभाजन आपको 6 भागों में दिया गया है, 6 अकाउंट यहाँ हैं। अब देख लेते हैं कि गुड्स अकाउंट को किन किन नाम से लिखा जाता है। तो परचेस अकाउंट गुड्स का अकाउंट है और गुड्स का ये सब डिवीज़न है। तो परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट और इसके साथ साथ आ जाएगा आपका स्टॉक अकाउंट। तो कुल मिलाकर
गुड्स का जो हम डिवीज़न करते हैं, अगर हम माल खाते का विभाजन करें तो कितने भाग हो जाएंगे, तो आपके ये 6 भाग हो जाएंगे जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इनमें से एक भाग ऐसा है जो जनरली पूछा नहीं जाता, जो कि 5वें नंबर पर है, तो इसको हम कभी कभार ही रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि गुड्स अकाउंट को कितने भाग में बांटा गया है, तो 5 इसके मेन पार्ट होते हैं। लेकिन अगर गुड्स हमने कंसाइनमेंट पर भेजा है, कंसाइनमेंट क्या होता वो भी समझ लें। जब हम अपने एजेंट के थ्रू माल बिकवाते हैं और एजेंट को माल कंसाइन करते हैं तो उसको गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कहा जाता है, मतलब चालान पर भेजा गया माल या प्रेषण पर भेजा गया माल कहा जाता है। और चालान पर या प्रेषण पर माल कब भेजा जाता है, जब हम दूसरे शहर में एक एजेंट अपॉइंट करते हैं और एजेंट के थ्रू माल को बिकवाते हैं, तो उसको हम गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कहते हैं। तो ये रेयर केसेस हैं कि जब हमारा एजेंट होगा तभी हमें गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट मिलेगा। लेकिन बाकी 5 तरह का सब डिवीज़न मेन सब डिवीज़न है, जिसमें हम परचेस अकाउंट बनाते हैं, सेल्स अकाउंट बनाते हैं, परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाते हैं, और साथ में स्टॉक अकाउंट बनाते हैं। अब हम यहाँ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बताने वाले हैं कि इन अकाउंट के बैलेंसेस क्या होते हैं। तो याद रखिए, परचेस अकाउंट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, क्योंकि गुड्स हम खरीदेंगे तो गुड्स आएगा। और अकाउंट में हमने रूल बताया था कि विच कम्स इन बिजनेस इज डेबिटेड, बिजनेस में जो आएगा उसको डेबिट करेंगे, तो परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। परचेस का अपोजिट क्या होता है, सेल्स, तो सेल्स क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब इसके बाद परचेस रिटर्न, परचेस का अपोजिट होता है। परचेस अकाउंट अगर डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। और परचेस रिटर्न अकाउंट का जस्ट अपोजिट हो जाता है सेल्स रिटर्न अकाउंट, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। इसके बाद गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो गुड्स हम सेंड कर रहे हैं कंसाइनमेंट पर, तो हमारे पास से गुड्स जा रहा है और जो चीज़ जाती है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। जबकि स्टॉक अकाउंट हमारे पास ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक बना रहता है, ये हमारी असेट है, इसलिए इसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो आपको ये याद होना चाहिए कि परचेस अकाउंट डेबिट होता है। इसके अलावा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है और स्टॉक अकाउंट डेबिट होता है। लेकिन कौन से अकाउंट क्रेडिट होते हैं, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, जबकि परचेस रिटर्न अकाउंट भी क्रेडिट होता है और गुड्स सेंट अकाउंट भी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी क्रेडिट होता है। तो 3 अकाउंट इनमें से डेबिट होते हैं और 3 अकाउंट क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि गुड्स खरीदा भी जाता है, बेचा भी जाता है, गुड्स वापस भी आता है, गुड्स को वापस भी किया जाता है, गुड्स एजेंट के पास बेचने के लिए भी भेजा जाता है, और गुड्स जो बच जाता है वो स्टॉक अकाउंट में लिखा जाता है। तो ये गुड्स अकाउंट का माल खाते का क्या हो गया, डिवीज़न हो गया, विभाजन हो गया। और 6 तरीके से इसका विभाजन हो सकता है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में 5 तरीके आएँ तो आप 5 में टिक कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली इसके सब डिवीज़न जो है वो 5 प्रकार का होता है। लेकिन मैक्सिमम अगर देखा जाए कि अधिक से अधिक कितने प्रकार से इसका सब डिवीज़न, इसका डिवीज़न हो सकता है, तो मैक्सिमम 6 तरीके से हो सकता है। ये क्वेश्चन के नेचर पर डिपेंड करेगा कि राइट आंसर आपका 5 होगा कि 6 होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी एक जो है आपको पहचानना पड़ता है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को पूछा गया है। अब हमने आपको शुरुआत में बताया था कि अमेरिकन जो अकाउंटिंग अप्रोच है, अमेरिकन अकाउंटिंग अप्रोच है, जिसको हम मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं, जिसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था। आधुनिक पद्धति या अमेरिकन पद्धति या लेखांकन समीकरण पद्धति में खाते कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। अगर डबल एंट्री सिस्टम परंपरागत में यानी कि ट्रेडिशनल तरीके से पूछा जाता तो वहाँ अकाउंटिंग कितने अकाउंट्स होते हैं, वहाँ 3 होते हैं। पर्सनल होता है, रियल होता है, नॉमिनल होता है, व्यक्तिगत खाते होते हैं, नाम मात्र के खाते होते हैं और वस्तुगत खाते होते हैं। तो ये किस में होते हैं, 3 प्रकार के इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में होते हैं। किस में होते हैं, ये इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में होते हैं। अगर अमेरिकन की बात की जाए तो अमेरिकन में कितने तरह के खाते होते हैं, 5 तरह के, जिनकी डिटेल आपको यहाँ दी गई है। इंग्लिश वालों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लिख देते हैं। तो अकाउंट को 5 कौन से भागों में बांटा है, तो पहला भाग हो जाता है असेट अकाउंट, दूसरा आपका हो जाता है लायबिलिटी अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट दूसरा हो जाता है जिसको हम दायित्व खाते बोलते हैं। फिर पूंजी का मतलब होता है कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट को हम
ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं, तो इसको भी आप याद रखिए कि ऑनर्स इक्विटी किसको कहा जाता है। ऑनर्स इक्विटी कहा जाता है कैपिटल अकाउंट को, ये तीसरे तरीके का हो गया। फिर इसके बाद इनकम अकाउंट या प्रॉफिट अकाउंट होते हैं, तो इनकम अकाउंट हो जाएगा, चौथा प्रकार हो जाएगा। और पांचवा टाइप जो है वो हो जाएगा आपका एक्सपेंस अकाउंट। तो इस तरीके से इन 5 अकाउंट्स में अमेरिकन अकाउंटिंग अप्रोच में अकाउंट्स को 5 तरीके से बांटा गया है। तो अमेरिकन स्टाइल में कितने खाते होते हैं 5, जबकि इंग्लिश अकाउंटिंग सिस्टम में कितने प्रकार के खाते होते हैं 3 होते हैं। तो जो हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं या इंग्लिश अप्रोच कहते हैं। और इसी इंग्लिश अप्रोच को ट्रेडिशनल अप्रोच कहा जाता है, जबकि अमेरिकन अप्रोच जो है वो मॉडर्न अप्रोच है। और इस अप्रोच को अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं। और इसमें अकाउंट कितने तरह के होते 5, पहला असेट्स अकाउंट, दूसरा लायबिलिटी अकाउंट, तीसरा कैपिटल अकाउंट जिसका दूसरा नाम ऑनर्स इक्विटी है, और इसके बाद चौथा टाइप हो जाता है इनकम अकाउंट, और फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अमेरिकन पद्धति में अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं 5, जबकि इंग्लिश में अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के खाते होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट in English accounting system, but there is 5 type of accounts in अमेरिकन अकाउंटिंग सिस्टम। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी, और 3 और 5 प्रकार के नाम भी हमने आपको बता दिए। अब हम आपको बता देते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डेबिट नोट क्या होता है और क्रेडिट नोट क्या होता है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक डेबिट नोट होता है, क्रेडिट नोट। स्टूडेंट्स को हमेशा इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि डेबिट नोट कौन जारी करता है और कब जारी किया जाता है। तो याद रखिए, जब हम परचेस रिटर्न करते हैं, जब हम परचेस रिटर्न मतलब क्रय वापसी करते हैं, तब डेबिट नोट जारी किया जाता है। और डेबिट नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो डेबिट नोट जो है वो परचेसर के द्वारा जारी किया जाता है। डेबिट नोट परचेसर मतलब क्रेता के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि क्रेडिट नोट जो होता है वो सेल्स रिटर्न के टाइम पर जारी किया जाता है। और सेल्स रिटर्न के टाइम पर कौन इसको जारी करता है, तो सेलर इसको जारी करता है, मतलब विक्रेता जारी करता है। तो ऊपर आपका डेबिट नोट है, और डेबिट नोट कौन जारी करता है, तो डेबिट नोट आपका बायर जारी करता है, यानी कि क्रेता जिसको हम बोलें वो डेबिट नोट जारी करता है। और अगर हम आपसे बोलें कि क्रेडिट नोट कौन जारी करता है, तो ये आपका विक्रेता करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेलर कहते हैं। अब ये नोट कब कब जारी किया जाता है, तो याद रखिए डेबिट नोट कब इशू होता है, डेबिट नोट इशू होता है परचेस रिटर्न जब हम करते हैं तब, और सेल्स रिटर्न जब होता है तब क्रेडिट नोट जारी किया जाता है। तो आप इसको याद रखिए कि परचेस रिटर्न बायर के द्वारा जारी किया जाता है, और डेबिट नोट परचेस रिटर्न होने पर बायर के द्वारा इशू किया जाता है, जबकि क्रेडिट नोट जारी किया जाता है कब, जब सेल्स रिटर्न होता है तब। और कौन जारी करता है इसको, सेलर जारी करता है। तो ये दोनों को आप याद रखें, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट अलग अलग होते हैं, और डेबिट बाउचर और क्रेडिट बाउचर अलग अलग होते हैं, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में भी बताया था। आई होप ये आपको अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन जो कि यूनिट नंबर 1 से संबंधित है आपको पसंद आई होंगी। तो डेफिनेटली अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, इस पर एक कमेंट कर दें। और आप अगर हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा एक पेड कोर्स 1 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करेंगे। रिकॉर्डेड वीडियो के साथ साथ जिन रिकॉर्डेड वीडियो पर हमने लेक्चर दिया है उन्हीं की PDF फाइल आपको मिलेगी, वो बहुत ही क्लीन होगी, आप उसके प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद सबसे अहम चीज़ होती है प्रैक्टिस के लिए MCQs। तो प्रैक्टिस के लिए MCQs हमने तैयार कर रखे हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, MCQs भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे और PDF फाइल्स मिलेंगी, जहां आप डिटेल्ड स्टडी भी और MCQs के ज़रिए आप सब्जेक्ट की बारीकियां भी समझ सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है हमारे कोर्स के बारे में तो आप हमको कॉल करें। आप जब तक हमको कॉल करेंगे नहीं तब तक आपको पूरा हमारा सिस्टम ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग नहीं समझ में आएगा, इसलिए आपको हमें कॉल करना चाहिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हम अपने कोर्स के बारे में दे सकें। और हमारा मटेरियल NCERT बेस्ड होगा, तो कंपटीशन बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अगर आप अपनी सिस्टमेटिक अप्रोच रखना चाहते हैं एग्ज़ाम के लिए तो तुरंत हमसे जुड़ जाएं।
हमको कॉल करें, हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस कोर्स की और आपको कैसे तैयारी करना है उसकी प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।